सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अध्याय नंबर 4 से, जिसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो हमने राजस्थान अध्ययन न्यू एडिशन कक्षा 6 के 3 अध्याय पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव जब समय के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। क्या है कि जो सभ्यता होती है वो समय के साथ विकसित होती है, किंतु जिस प्रकार समय परिवर्तन होता है तो कुछ सभ्यताएं नष्ट हो जाती है और कुछ नया आकार बना लेती हैं। फिर है राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्त्र युग कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रारंभिक युग को प्रशस्त्र युग कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया है इसने? प्रशस्त्र युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। प्रशस्त्र युग में मानव क्या करता था भाई? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसका शिकार करता था? जानवरों का शिकार करता था। और जंगलों से कंदमूल अर्थात फल वगैरह इकट्ठा करता था और अपना पेट भरता था। फिर उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा और छुरा जैसे उपकरण बनाए थे। ठीक है। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रशस्त्र युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड्स और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत से मिले हैं। प्रशस्त्र युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि की ओर अग्रसर हुआ। क्या है? मानव ने पहले शिकार प्रारंभ किया, उसके बाद वो पशुपालन और कृषि करने लगा। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम किसका उपयोग प्रारंभ किया था भाई? ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। धातुओं में सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, गणेश्वर सभ्यता सीकर और आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष। कहाँ पर है अभी कालीबंगा सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र। ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं सभ्यता के बारे में। तो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? हनुमानगढ़ में सभ्यताएं हो जाएंगी कालीबंगा, जो प्रमुख सभ्यता है हनुमानगढ़ की, कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। फिर पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। रंगमहल सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। और यह बड़ौपल सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में है। ठीक है। फिर देखिए इधर बीकानेर में एक तो सोती सभ्यता है, एक हो जाएगी साबणिया सभ्यता। ये मैंने खुद ने लिखा है ताकि आपको याद रहे। ठीक है।
फिर इधर देखो सोनारी सभ्यता, ये झुंझुनू में है। फिर ये गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। फिर इधर क्या है, कुराड़ा सभ्यता, ये नागौर में है। फिर क्या बताया इसने, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता वर्तमान में साहित्य कोटपुतली बहरोड में है। फिर ऊपर देखो आप कौन कौन सी सभ्यताएं और रह गई, तो इनको भी देख लेते हैं। इधर देखो ये दर सभ्यता भरतपुर में है, रेड सभ्यता टोंक में है, और नगर सभ्यता टोंक में है। फिर है गरड़दा सभ्यता, ये कहाँ पर है, ये बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। फिर आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है भाई, आहड़ सभ्यता बूंदी में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, नहीं नहीं, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में है, आयड़ और बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है। फिर इसने बताया है राजसमंद, राजसमंद में कौन सी है, गिलुंड सभ्यता है बनास नदी के किनारे। और एक है पचमत्ता सभ्यता, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो सभी मेरे से पूछ रहे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की बुक से आया था। पचमत्ता सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है पचमत्ता सभ्यता, कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। फिर बताया है बागौर सभ्यता, बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है, भीलवाड़ा में। फिर है तिलवाड़ा सभ्यता, ये लूनी नदी के किनारे है। तो इसने बाड़मेर दिया, लेकिन अब बाड़मेर में नहीं है। बाड़मेर से नया जिला बन चुका है बालोतरा, क्या बन चुका है, बालोतरा नया जिला बन चुका है, तो ये बालोतरा में होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पहली है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब राजस्थान में क्या बताया इसने, कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। राजस्थान में दवसदवी और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। कब की, 1952 में। कब की, 1952 में। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब हमको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है, काली चूड़ियाँ होता है। दूसरी बात ये कि कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, खोज किसने की थी, खोज किसी अमलानंद घोष ने की थी। और खोज कब की थी, 1952 में की थी। फिर देखो तो यहाँ पर खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, खुदाई हुई थी डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदाई हुई थी, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। फिर इसमें क्या बताया है, मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड अर्थात वेदिकाएं बनी हुई हैं। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होती थी। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो बता देना कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। फिर देखो और क्या क्या मिला है खुदाई में। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई, ठीक है। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
फिर दूसरी सभ्यता है आगाटपुर या आहट सभ्यता। कौन सी है? आगाटपुर या आहट सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। खोज किसने की थी भाई? खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कहाँ पर है? उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़स नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाने लगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाने लगा? तो बता देना आगाटपुर नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों या औरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना भी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। क्या पिघलाया जाता था? तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल और भूरे मर्दभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो बता देना आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड एवं भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। ठीक है, फिर एक बार और देख लेते हैं। इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया भी मर्ण मूर्ति। क्या दर्शाया? चित्र के माध्यम से मर्ण मूर्ति आहड़ संग्रहालय में। ये देखो, इसने मर्ण मूर्ति को दर्शाया है। ठीक है, चित्र के माध्यम से बढ़िया तरीके से दर्शा रखा है। फिर ये देखो और भी चित्र दर्शाए हैं। इसमें क्या दर्शाया है? तांबे का पात्र। ये तांबे का पात्र है। ये है तांबे की कुल्हाड़ी। ये है तांबे का टुकड़ा। ये है तांबे की छुरी। तो ये 4.3 आहड़ सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाई। फिर तीसरी सभ्यता है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की खोज की थी 1962-63 में वी.एन. मिश्र ने। किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भी भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथली ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से मोस्ट लगा लीजिएगा भी। जहाँ पर मैं मोस्ट कह रहा हूँ वहाँ पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार एग्जाम में। यानी बेराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो बेराट के अतिरिक्त बालाथल सभ्यता से ऐसा वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। ये हमारी चौथी सभ्यता है। खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। खोज किसने की थी भाई? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। सीकर जिले के नीम का ताना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे
ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। क्या रही होगी? इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर मोस्ट लगा लेना भी। क्या क्या मिला है गणेश्वर सभ्यता से? यहाँ मिला है बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस तरह के फलक और अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। निर्यात क्या होता है? बेचना, ठीक है। निर्यात बेचना, ठीक है, निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। इसको भी देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन और हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहेकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। फिर ये चित्र 4.4 ध्यान से देखिए। क्या दर्शा रखा है इसमें? गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। विराट सभ्यता, ठीक है। विराट सभ्यता देख लेते हैं। खोज किसने की थी भाई? खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? 1936 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है, इसको ध्यान रखना। तो कौन से जिले में है भाई? कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बना है। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित विराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, ये 2 विराट सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। कहाँ पर हुआ है अभी? मत्स्य जनपद की राजधानी बार बार पूछी गई है भी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहां अशोक के 2 स्तंभ लेख, बाबरू या विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलकृत गड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भी भीलवाड़ा जिले के बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता भी भीलवाड़ा में है। जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहे, जालौर में बीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो विराट सभ्यता में हमको क्या याद करना है? खोज की थी दयाराम साहनी ने 1936 में। यह है बाणगंगा नदी के किनारे है। फिर ये कौन से जिले में स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, ठीक है। फिर देखो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या मिला है? यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमारक हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। फिर इसकी महत्वपूर्ण बातें, खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र की चिन्ह युक्त अलंकृत गड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की किले एवं हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। ये देखो
अशोक का विराट से प्राप्त शिलालेख, इस प्रकार का था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। विराट बौद्ध मठ के अवशेष, ये चित्र 4.6 के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। विराट बौद्ध मठ के अवशेष। फिर शब्दावली देख लेते हैं। तो ये हमारा चौथा लेसन था। शब्दावली देख लेते हैं इसकी। पाषाण होता है पत्थर, ताम्र होता है तांबा। फिर अभ्यास क्वेश्चन भी थोड़े देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ताकि निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़ में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये विराट से प्राप्त हुआ है। फिर तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई। सीकर जिले में नीमका ताना तहसील से गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीकर जिले में नीमका ताना तहसील में कौन सी सभ्यता है भाई? गणेश्वर सभ्यता है। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से। फिर है, राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन सत्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है बता देना। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। ठीक है। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? किस जिले से हुए हैं भी? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील से हुए। कहाँ से? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील से। फिर आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ सभ्यता आहड़ या बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई। फिर है, राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं कि नहीं 2 का वर्णन करें। फिर है, कालीबंगा पुरास्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा चौथा लेसन था, जिसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हमने पढ़ी। कल हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 5। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे से आगे सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।